Hello everyone, welcome to Sacred Civil and Sacred Gurukul. So this is the part 2 of important questions in stress and strain. तो लास्ट क्लास में पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था कि वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो अगर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रिज्मेटिक बार इज fastened between two rigid wall at A and B and subjected to load as shown in the figure below. Determine the reaction at supports. कह रहा है कि रिएक्शंस कैलकुलेट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक शॉर्टकट ट्रिक। तो दोनों मेथड से हम इसको एनालाइज करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे सवाल अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाएंगे। इसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच में बताऊंगा कि इसके दो तरीके से सॉल्व, क्योंकि अगर आपके कन्वेंशनल वाले पेपर में क्वेश्चन आता है ये तो आपको ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना होगा, और अगर आपके ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। तो रीजन ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में टाइम का कम होता है, बिल्कुल टाइम कम होता है। तो विद इन अ मिनट, विद इन 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करना तो इट विल टेक टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी जो है वो आपका फिक्स्ड है। ओके, ए भी फिक्स्ड है और बी भी फिक्स्ड है। उसके बाद लेंथ दे रखा है 100 mm, 200 mm, 300 mm। तो इसको ए बी लिखा हुआ तो इसको हम सी और डी यहां मान लेते हैं। नेक्स्ट एक और ही फिगर बना लेते हैं, ज्यादा बेटर है। एक फिगर बना लिया। तो यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे लोड कितना लग रहा है आपको, 13.6 किलो न्यूटन। यहाँ पे लोड कितना लग रहा है, 27। डायरेक्शंस का ध्यान रखिए, किस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, 2 किलो, 27.2 किलो न्यूटन। ये आपका भाई फिक्स है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। ये भी फिक्स है भाई, ये भी अच्छी बात है। ए एंड बी इज द फिक्स। लोडिंग कंडीशन आपको इस डायरेक्शन में लोड है 27 और 13.6। ए और बी दे रखा था, इसको आपने मान लिया सी और इसको मान लिया डी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ इसका जो लेंथ दे रखा, दिस इज द 100 mm, ये आपका 200 mm, ये आपका 300 mm, 300 mm। गॉट इट। क्वेश्चन तो ये कह रहा है रिएक्शंस कैलकुलेट करना आपको कहां पे, ए और बी पे। यानी कि ए पे जो रिएक्शन जो डेवलप होगा, द रिएक्शन विल बी आर ए। यहां पे क्या डेवलप होगा, आर ए। और यहां पे जो डेवलप होगा वो क्या होगा, आर बी। यहां पे डेवलप हो रहा आर बी। तो फाइंड आउट द रिएक्शन एट आर ए एंड आर बी, यानी कि आर ए इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, एंड आर बी इज इक्वल्स टू व्हाट। यही दोनों चीजें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया ना, दो मेथड, दो तरीका है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा आपका शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स भी बताएंगे आपको और साथ में ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या कहला रहा है आपको ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसको सबसे पहले देखो, तीन सेक्शन हो ना, एक एसी हो गया, एक सीडी हो गया, एक डी बी हो गया। इन तीनों को स्प्लिट करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कहने का मतलब है स्प्लिट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एनालिसिस होता है। अगर आपको जो शॉर्टकट, क्योंकि जब तक आपको ट्रेडिशनल नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसको स्प्लिट करो सबसे पहले, ए सी सी डी और डी बी को। तो फर्स्ट वन ए सी। तो AC हमने लिखा, AC के बाद जो स्प्लिट किया हमने, तो सबसे पहले देखो तो क्या AC में यहां पे जो रिएक्शन अगर होगा, इस इज पॉइंट ए, दिस इज द रिएक्शन, यहां पे क्या डेवलप होगा, RA। तो जब यहाँ पे RA डेवलप होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो RA ही होगा। यस, बिल्कुल क्लियर है। डिस्टेंस का इतना कहा 100 mm, ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। गॉट इट। अब सवाल है नेक्स्ट वाले को स्प्लिट करते हैं, CD को। तो जब आप CD को स्प्लिट करते हो तो CD विल लुक लाइक दिस। ये आपको CD हो गया। तो CD के केस में जो C पॉइंट पे और ये आपको D पॉइंट है,
तो जो सी पॉइंट पे जो रिएक्शन जो डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा 13.6, तो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है भाई 13.6 लग गया। और बाहर की तरफ क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है आपका आर ए, क्योंकि ये आर ए तो रिएक्शन दिखाएगा ना, तो ये आर ए भी यहां पे आएगा और यहां पे क्या कर रहा है 13.6। ओके, तो सी सेक्शन पे आपको दिखे 13.6 और आर ए, यानी आर ए माइनस 13.6 हो गया। इसके बाद जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा इसके, अगर हम बाहर की तरफ देखें इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आर ए माइनस 13.6। हम लेफ्ट साइड से लेके चल रहे हैं, हम राइट साइड से भी लेके चल सकते हैं, लेफ्ट साइड जहां से आपको इच्छा है वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लेफ्ट साइड से लेके चला है, तो लेफ्ट साइड से लिया तो सबसे पहले आर ए, इसके केस में आर ए यहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पे देखा हमने, तो 13.6 और आर ए अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे तो ये आपको डी पे निकल गया। एंड द लास्ट वन, एट लास्ट वन कौन सा सेक्शन आएगा, लास्ट वन आपको डी बी, तो इसको छोटू सा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे डी बी। तो डीबी के केस में क्या कहला रहा है, ये देखिए यहां पे आपको डी है, यहां पे आपको बी है, ये सी था, तो ये जो है यहां पे 27 तो ऑलरेडी लग रहा है ना, 27.2, दिस इज 27.2 लग रहा है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, आर ए माइनस 13.6, गॉट इट, आर ए माइनस 13.6। दोबारा से रिपीट करा रहा हूं मैं, जो यहाँ पे डी पॉइंट पे, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस डेवलप होंगे, आर एट माइनस 13.6 है तो इसके अपोजिट में ये डेवलप हो रहा है, तो आर ए माइनस 13.6। अब इन दोनों को किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, आरबी के बराबर। अब ये आर ए और आरबी कंप्रेसिव आ रहा है टेंजाइल आ रहा है, वो तो हमें कैलकुलेट करने से पता चलेगा, बट अभी जो हमने एजम्पशंस लिया कि आरबी हमारा बाहर की तरफ है, आर ए भी बाहर की तरफ, दोनों टेंजाइल है, लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगे, हो सकता है कि आर ए का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, हो सकता है आरबी का वैल्यू निगेटिव हो। अगर वो निगेटिव होगा तो कंप्रेसिव दिखाएंगे, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो टेंजाइल दिखाएंगे। तो यही कैलकुलेशन है आपको। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, इसका लेंथ शो कर देते हैं कि आपको 300 mm है, दिस इज द 300 mm, यहां से लेके यहां तक, और ये आपको 200 mm, गॉट इट, ये भी आपको 100 mm। तो 100, 200, 300, इसी चीज को हमने फ्री बॉडी डायग्राम में लिखा और कहा कि स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। ये आपका हो गया एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, नॉट इवन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हो या सोम की बात करते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है आसानी से, कहने का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इजीली कैलकुलेट करते हो, इजीली ड्रॉ कर लेते हो, तो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन आपको वहीं सॉल्व हो जाते हैं। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से, इस फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे कि कैसा एनालिसिस हो रहा है, कैसे हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि कंसिडर कोई भी पार्ट कर लो, तो एज यू विश, जो भी पार्ट आप कंसिडर करना चाहो। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसिडर नंबर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एक 3 स्प्लिट किया है ना, तो इसको 1, 2, 3 एक नामाकरण कर देते हैं। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 है, पार्ट 3। अब चलिए उल्टे साइड से लेते हैं, पार्ट 3 है, तो कंसिडर पार्ट नंबर 3, कंसिडर पार्ट 3। ठीक है, तो जब कंसिडर पार्ट 3 करेंगे तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस, कंसिडर पार्ट 3 फॉर इक्विलिब्रियम फोर्सेस, इक्विलिब्रियम फोर्स। तो इक्विलिब्रियम फोर्स के केस में क्या रहेंगे, तो क्या होगा, आर ए माइनस 13.6, ध्यान से देखिए, आर ए माइनस 13.6 माइनस ऑफ 27.2 इज इक्वल्स टू व्हाट, आरबी, लिख सकते हैं। तो अब ये दो फॉर्मेट आ जाएंगे, आर ए माइनस आरबी, इन दोनों को प्लस के फॉर्म में, तो उधर लेकर एक साइड कर लेते हैं, आर ए आरबी को एक साइड करते हैं, आर ए माइनस आरबी इज इक्वल्स टू, ये आपका उस साइड चला जाएगा 27.2 प्लस 13.6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40.8 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन ही है, हाँ जी, किलो न्यूटन। तो जस्ट राइट इट एज इक्वेशन लाइक दिस कि
आर ए माइनस आर बी इज इक्वल्स टू 40.8. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया, आर ए माइनस आर बी इक्वल्स टू 40.8. अब सवाल ये है कि इफ यू हैव टू अननोन्स देन यू हैव टू इक्वेशन ऑल्सो. अगर आपके पास दो अननोन की बात करता है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन तो तीन इक्वेशन चाहिए. तो आपके पास दो अननोन है तो एक और इक्वेशन आपको जनरेट करना है. तो एक और इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे, कौन सा कंडीशन अप्लाई करें, किस तरीके का इक्वेशन. तो सबसे पहले सवाल ये है कि यहाँ पे दोनों एंड फिक्स है, ए और बी फिक्स है. तो अगर हम यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या कहलाएगा, डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी डी प्लस डेल्टा डी बी इज इक्वल्स टू 0 because A and B are a fixed support. Okay, तो लिख सकते हैं आप कि अप्लाई कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन apply compatibility conditions because both A and B are fixed support. क्या हो जाएगा, फिक्स्ड सपोर्ट. गॉट इट. सो इस तरीके से हम एक छोटा सा इक्वेशन लिख लेते हैं कि डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी डी प्लस डेल्टा डी बी इज इक्वल्स टू 0. दिस इक्वेशन इज करेक्ट एंड आई होप सो कि डेल्टा का वैल्यू आपको पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एल बाई ए. तो जो P का जो वैल्यू है पर्टिकुलर, अगर आप इंडिविजुअल देखोगे, इंडिविजुअल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के केस में, तो P केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू पी, दैट इज द लोडिंग कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो पार्ट 1 के लिए P का वर्क कौन कर रहा है, आर ए. पार्ट 2 के लिए जो P का वर्क कर रहा है वो आर ए माइनस 13.6 और पार्ट 3 के लिए जो P का वर्क कर रहा है वो आरबी ले लेते हैं डायरेक्टली, बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वही लोगे ना आप कि आर ए माइनस 13.6 माइनस 27.8 इज इक्वल्स टू आरबी. सो जस्ट पुट द वैल्यू विद द डेल्टा वैल्यू कि डेल्टा एसी, तो डेल्टा एसी के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, आर ए इंटू पी एल डेल्टा पी एल बाई ए. पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या, सेकेंड पार्ट आर ए माइनस 13.6 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू पी, पी आपका होगा एल, एल कितना आपका 200, यूनिट का ध्यान रखिएगा 200 बाई ए, प्लस डीबी में क्या लिखेंगे, आरबी. अब आपको दिख रहा है दो इक्वेशन दो अननोन, अब बोलो ए और ई कैंसिल हो जाएंगे. डिस्टेंस कितना है आपको 300 बाई ए बराबर 0. ओके, सो कैन वी राइट इट एज लाइक दिस कि आर ए इंटू 100 प्लस आर ए माइनस 13.6 इंटू 200 प्लस आर बी इंटू 300 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं. 100 अगर हमने कॉमन निकाल लिया हर एक जगह से, सारे के सारे पॉइंट्स अगर 100 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसको एक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा, आर ए और आर बी के फॉर्मेट में. कैन वी राइट इट एज जस्ट लाइक आर एन आर बी, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं. तो जब अब इसको समराइज करोगे, जब इसको समराइज करेंगे हम पूरे कॉमन निकालने के बाद, तो इसका इक्वेशंस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आर ए प्लस 2 times of the RA minus 27.2 plus 3 times of the RB is equals to 0. 100 कॉमन निकाला कुछ नहीं किया, 100 कॉमन निकाला है, 100 को इधर कर दिया कॉमन निकालने के बाद, तो ये RA बच गया, यहाँ 2 times of the RA होगा, ये 2 into 13.6 हो गया, ये 3 into RB होगा, दैट्स इट. तो 2 plus RA को 3 RA, 3 times of the RA plus 3 times of the RB is equals to 27.2. So अब 3 कॉमन ही है, तो कैन वी राइट इट एज कि RA प्लस RB, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू व्हाट, 9
3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 27.2 बाई 3, तो ये आ जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाई 3, 9.06667, 9.06, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अब बताओ आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या कहता है, आर ए माइनस आर बी इक्वल टू 40.8। आरबी इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 9.06। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर ए इक्वल्स टू और आर बी इक्वल्स टू, जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। आर ए और आर बी फाइंड आउट हो गया आपको। तो आर ए और आर बी कितना फाइंड आउट हो जाएगा, आर ए इक्वल्स टू आ जाएगा 24.9335 किलो न्यूटन, और आर बी इक्वल्स टू जब फाइंड आउट करेंगे तो -15.87 किलो न्यूटन। आई होप सो कि समझ में आ गया आपको। दोनों सिंपल इक्वेशन है, आर बी कैंसिल हो जाएगा, आर ए का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। आर ए है ना, आर बी, तो ऑब्वियस सी बात है आर ए प्लस दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 2 आर ए बच जाएगा, 40.8 प्लस 9.06 डिवाइड कर दोगे तो 24.933 आ गया। आई थिंक सो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो यहाँ से आपको दोनों फाइंड आउट हो गया, आर ए और आर बी। तो अब सवाल ये है कि आर बी का वैल्यू आपको आया माइनस, तो जब -15.87 है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज द कॉम्प्रेसिव। तो जब आप रिएक्शन शो करना होगा आपको, तो किस तरीके से दिखाओगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करना होगा, दैट इज द फिक्स, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, एंड यहाँ पे लग रहा था 13.6 और यहाँ पे लग रहा था 27। सो ये आपको कितना होगा, 27.2, 13.6, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में, आर ए कितना आ जाएगा, आर ए बराबर हो गया 24.9335, एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्प्रेसिव, ये भी आपका कॉम्प्रेसिव होगा, कितना हो गया, -15.87 किलो न्यूटन। सारे के सारे किलो न्यूटन में ही है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका सेक्शन है, इस पे आपको आर ए और आर बी फाइंड आउट हो गया कि आर ए का वैल्यू क्या आ गया, आर बी का वैल्यू क्या आ गया, दोनों रिएक्शंस पूछा था। तो दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच विच यू विल यूज इन द कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, ना कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव में टाइम लगेगा, so don't try to do in objective paper, just try to solve the objective paper with the alternative approach, जो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या कहलाता है, कैसे सॉल्व करेंगे ऑल्टरनेटिव अप्रोच। देखिए, रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच में बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। ये आपका सेक्शंस था, ठीक है भाई, एज यू नो वेरी वेल कि दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये भी आपका फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है। एक को ले लो आप आर ए पॉइंट, और एक को जनरलाइज वे में बता रहा हूँ आपको, जनरल किसी भी केसेस के लिए अगर आता है तो बताता हूँ मैं। इसको ले लिया हमने ए और इसको ले लिया हमने बी, ठीक है। सो द रिएक्शन विल डेवलप एट दिस सेक्शन आर ए एंड दिस सेक्शन विल बी आर बी। तो आर ए बराबर पी नॉट, यहां से एक सेक्शन कट कर लो, पी नॉट अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो पी नॉट इंटू बी बाई एल, और ये आपको भाई आर बी है, आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू ए बाई एल, दिस इज द टर्म। एक आपका आर ए निकल रहा है, दूसरा आपका आर बी निकल रहा है, जो कि टोटल लेंथ आपका एल कहला रहा है, गॉट इट। टोटल लेंथ आपका एल कहला रहा है, जो सेक्शन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस सेक्शन पे हम लोड लगा रहे हैं पी नॉट का, द सेक्शन इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि जो लेफ्ट साइड से है दैट इज द ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। तो इस सेक्शन के केस में जो हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि ये है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या कहला रहा है, पी नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, तो लोड लग रहा है, तो रिएक्शंस आर ए विल बी व्हाट, पी नॉट इनटू बी बाई एल एंड आर बी इक्वल्स टू
पी नॉट इंटू ए बाई एल। ये सारे चीजें मैं आपको अभी जब बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे भी यूज आएगा। सो आर ए विल बी व्हाट, आर ए केस में क्या था, आपको अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मैं एक छोटा सा ये तो जनरलाइज इक्वेशंस मैंने लिख दिए, तो आपको छोटा सा यहाँ पे टर्म्स में आपका बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना ही छोटा सा, जिसमें से आपको ध्यान आ जाए कि क्या क्या था। यहाँ पे आपको 13.6 का लोड लग रहा था, यहाँ पे आपको 27.2 का लोड लग रहा था, 27.2 13.6, ये आपको फिक्स था, ये भी आपको फिक्स था, ये आपको आर ए था और यहाँ पे आर बी था, ठीक है ना। लोडिंग कंडीशंस के साथ डिस्टेंस भी आपको दिखाना है कि 100, 200, 300 mm। बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स बिकॉज कभी कभी यूनिट्स चेंज किए रहते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आर ए के केस में ये पी नॉट हो गया, ये जनरलाइज इक्वेशन है, आर ए आर बी कैसे फाइंड आउट करना है, तो आर ए कैसे आप फाइंड आउट करोगे उन चीजों को देखिए। आर ए इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 13.6 डेल मतलब पी एल, तो बी लिखेंगे पी नॉट इंटू बी, पी नॉट का तो 13.6 लिख लिया, पी नॉट इंटू बी, बी कितना है आपको 300 और 2 प्लस 500, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 500, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 500, ये तो 100 है। तो पी नॉट इंटू बी, बी इज द 500 बाई एल, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 600 प्लस। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं 27.2 के लिए, तो इसके लिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज द 300, तो 27.2 इंटू 300 b का वैल्यू बाई l का वैल्यू 600, तो इसको 13.6 को क्या मान लेते हैं हम P1, काफी शॉर्टकट ट्रिक है, एक लाइन में निकल जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं P1 और इसको लेते हैं P2, गॉट इट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो P1 इंटू 500, तो अब समझ में आ चुका होगा आई थिंक सो। तो इसको यहीं पे एनालाइज कर देते हैं, P1 इंटू बी, जस्ट अ मोमेंट, किसके लिए B हो रहा है वो आपको क्लियर हो गया, P1 इंटू बी बाई एल प्लस P2 इंटू बी बाई एल, तो यहां से आपको निकल गया आर ए। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका, आर एक P1, बी किसके लिए, बी आपके लिए 500 हो गया, इसके लिए भी आपको 300 हो गया, तो उसके बाद 27 P2 की बात करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ गया, आ जाएगा 24.93 किलो न्यूटन, गॉट इट। अब नेक्स्ट कहता है पी आर बी की बात करते हैं, एक लाइन में निकल गया ना, इसी तरह से सेकेंड वन निकालेंगे आर बी, रिएक्शंस एट बी। तो अब P2 जो आएगा वो पहला टर्म आ जाएगा, तो PT इंटू किसके लिए, आरबी के लिए कैलकुलेट करो, तो राइट हैंड साइड पे आपका आरबी है, ओके सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, तो राइट हैंड साइड पे आपका आरबी है, तो उसके लिए हम ए लेंगे, आरबी के लिए क्या लिखे थे पी नॉट इंटू ए बाई एल, तो 13.6 इंटू 100 बाई 600, तो आ जाइए लिख देते हैं यहाँ पे कि P1 इंटू ए बाई एल प्लस P2 इंटू ए बाई एल, तो P1 का वैल्यू क्या है 13.6, ए का वैल्यू क्या है 100, एल का वैल्यू क्या है 600, P2 का वैल्यू कितना है 27.2 इंटू ए का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 200 प्लस 1 300, तो 300 बाई 600। When you solve this equation, you will get the value 15.87, 15.87 यह था ना 15.87। ऑलरेडी हमारा एजम्पशंस था कि ये हमारा कॉम्प्रेसिव अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, तो यहाँ से हम इसको शो कर देंगे कि दैट विल इज इन द देखो यहाँ पे एक छोटू सा टर्म्स आपको लिखना है इस डायरेक्शन में, जो आर बी आएगा आपको, हम इसका एजम्पशंस हमारा यही है, तो आर बी इक्वल टू 15.87 किलो न्यूटन। तो छोटू सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पे भी, सेम टू सेम फिगर, कोई चेंजेस नहीं,
कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे, 100, 200 या 300, बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आर ए 24.93, ये आपको 13.6, 27.2, आर बी इज इक्वल्स टू 15.87। किसी एक डायरेक्शन को एज्यूम किया था हमने, वो डायरेक्शन हमारा सही है। सो दिस इज द करेक्ट वे। तो ये आपको शॉर्टकट मेथड हो गया, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, इतना लिखने का वैसे जरूरत ही नहीं था, बट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए चीजें थी कि कैसे हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम चीजों को बार बार लिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड, वी कैन जस्ट राइट इट इज हियर, ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू। ठीक है, this is the approach to, and we can solve very easily any questions, any equation with the help of this particular method. Got it? So यही है इसके अकॉर्डिंग। तो अजम्पशंस आपने जो लिया था वो आर ए आर बी के अकॉर्डिंग आपका निकल गया, दोनों का दोनों वैल्यू निकल गया, आर ए भी निकल गया और आर बी भी निकल गया। सो ए बी सी डी चाहो तो आप लिख सकते हो कि दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड डी। और अब अगले सवाल पे आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि फिगर 1 shows 3 metal cubes A, B and C of total of side 100 mm in a direct contact, resting on a rigid base and confined in the x coordinate direction between two rigid end plates, जो कि x y coordinate आपको तो पता ही है, x y z दिखा रखा है। If the upper face of the center cube B is subjected to a uniform compressive stresses of 0.5 kN per mm square, compute for cube B for the following: the direct stresses in the x direction sigma A, the direct strain in the three coordinate x, y and z, the volumetric strain, the elastic properties, the three cubes A, B and C are is given below. So this is the first question, first part, and second part is the state all assumptions made. तो कौन कौन से assumptions हैं? तो assumptions कौन, जैसे कि हुक्स लॉ के लिए कौन कौन से material should be homogeneous, isotropic and linear elastic होते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि assumptions क्या है, linear elastic क्या होता है, homogeneous क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, नॉन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, सारे चीजें डिस्कस किया है, कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे। तो फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे। अजम्पशंस तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है अजम्पशन। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए जो आपको फिगर है वो आपको दिख रहा है कि किधर किधर से रिजिड है, यानी कि दोनों साइड से फिक्स है, ये आपको इस डायरेक्शन से भी फिक्स है, रिजिड दे रखा है, फिक्स है, यहां भी रिजिड है और इस साइड से भी रिजिड बेस है। क्यूब ए, क्यूब बी और क्यूब सी। क्यूब ए पे जो लोड लग रहा है जेड डायरेक्शन से, सिग्मा जेड के फॉर्म में 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। ई का वैल्यू दे रखा है, अलग अलग है। क्यूब ए का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आपका 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्यूब बी का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्यूब सी का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तीनों के लिए पॉइजंस रेशियो, मतलब क्यूब ए और क्यूब सी का पॉइजंस रेशियो भी सेम है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। बट क्यूब बी का जो है वो पॉइजंस रेशियो भी अलग है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है। सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा फिगर और हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन हमारे पास है। तो क्या क्या पूछा है, 3 अलग अलग कंडीशन पूछे। देखो इस सवाल के बाद ये अगर आप 3 चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोर्शन जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम कवर कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें मैक्सिमम चीजें इंप्लीमेंट किया रहेगा, क्योंकि कम क्वेश्चन से मैक्सिमम चीजों को आप गेन कर सको। दिस इज द मेन। सो आइए बात करते हैं नीचे। पहले इसका एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, सेम टू सेम फिगर सॉल्यूशन। सो
क्यूब ए, क्यूब बी एंड क्यूब सी। ये आपको ए है, ये आपको बी है, ये आपको सी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फिक्स कर देते हैं। दोनों साइड से आपने फिक्स कर दिया। एक्सिस की बात किया है हमने, तो एक्स वाई जेड 3 तरीके का एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से आप दिखाओगे। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, नेगेटिव से मैं मतलब ही नहीं है अभी, एक्स वाई जेड सिर्फ रहेगा हमारा। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, इसको आपने y माना है, इसको आपने z माना है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस दिया हो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम। वी कैन टेक इट एज y एक्सिस ऊपर वाला, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि z एक्सिस को हम ऊपर ले रहे हैं, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बाकी आपको e का वैल्यू दे रखा है, e इक्वल्स टू 150, म्यू का वैल्यू भी दे रखा है 0.25, यहाँ पे भी e का वैल्यू दे रखा है 200, ये यहाँ e का वैल्यू दे रखा है 150, और म्यू इक्वल्स टू 0.25, और यहाँ पे भी म्यू का वैल्यू आपका 0.3 दे रखा है। तो अब सवाल ये है, अब सवाल यहाँ पे ये कहता है कि ए बी सी तीनों का वैल्यू आपके पास पता है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहला कह रहा डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि सिग्मा ए कैलकुलेट करना है। तो और लोड भी लगा हुआ है, लोड कहां पे लगा हुआ आपको, बी वाले पे, बी सेकंड जो मिडिल वाला जो क्यूब है, सेंटर में जो क्यूब है, उस पे जो लोड लगा हुआ 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिग्मा जेड का स्ट्रेसेस लग रहा है। गॉट इट। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, द डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज द सिग्मा ए। तो आइए फर्स्ट वन, सो फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के केस में अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी का वैल्यू 0 होगा, या कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इन एक्स डायरेक्शन, अगर दोनों एंड हमारा एक्स डायरेक्शन में फिक्स है। तो इट्स वेरी सिंपल, अभी आपको पीछे बताया कि फ्रॉम द कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस, कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन, वी कैन राइट इट एज कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0। सो वेयर डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी आर चेंज इन लेंथ ऑफ द क्यूब ए बी सी इन द एक्स डायरेक्शन, तो क्या वैल्यू होगा वो हम आगे देखते हैं। सो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, इन डायरेक्शन ध्यान रखना आपको, क्योंकि हर डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस के लिए पूछा है, तो अलग अलग लिखना होगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्शंस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। स्वेयर डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी कॉमा डेल्टा सी आर चेंज इन लेंथ, change in length of cube ABC in x direction, A B C in x direction, got it। तो अब तो पिछले बार की तरह फिर से फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होगा, पिछले बार की तरह फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, और इस पे एक लोड भी लग रहा है साहब आपका, इस पे एक लोड भी लग रहा है, इस लोड को हम भूलेंगे कैसे, यही लोड तो है, जीरो स्ट्रेस जो लग रहा है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द सिग्मा जेड। तो अब इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाते हैं हम। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम पे, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम, क्यूब नंबर ए, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, सिग्मा ए, सिग्मा ए, ये क्या डेवलप होगा, सिग्मा ए, और तो कुछ है नहीं फॉर द क्यूब ए।
उसी तरह से क्यूब 2 बनाते हैं, सेकंड क्यूब ए है क्यूब बी, तो क्यूब बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ए लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में भी सिग्मा ए जनरेट होगा और यहाँ पे भी सिग्मा ए जनरेट होगा। लेफ्ट साइड से लेके चल रहे हैं, ऊपर से क्या लग रहा है आपको, सिग्मा जेड एक एक्स्ट्रा लग रहा है, तो नीचे भी तो डेवलप होगा ना रिएक्शन सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड नीचे से लग रहा है, कितना है -0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, ये आपको क्यूब सेकंड वाला क्यूब यानी क्यूब नंबर बी। थर्ड की बात कर ले, क्यूब नंबर सी। तो सी के केस में क्या आ जाएगा दैट इज द सिग्मा ए, दिस इज ऑल्सो सिग्मा ए, और ये सी, और तो कुछ है नहीं इस पे लोड, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्स डायरेक्शन। ऊपर से जो लोड लग रहा है बी पे हमने वो दिखा दिया कि सिग्मा जेड जो लोड लग रहा है दैट इज 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ कंप्रेसिव, सो -0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने वो भी लिख दिया। सो अब सवाल ये है कि क्या हम इस तरीके को लिख सकते हैं कि सिग्मा ए बाई ई एप्सिलॉन के केसेस में, या फिर किसी और टर्म में इसको चेंज कर सकते हैं हम, डेल्टा ए के फॉर्मेट में या डेल्टा बी के फॉर्मेट में या डेल्टा सी के फॉर्मेट में, बिकॉज एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी इज इक्वल्स टू 0, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज द सेम, जो कि आपको फिगर में दिखा है, तो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी इक्वल्स टू 0, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा बाई ई लिख सकते हैं हम। यस, छोटा सा एक टर्म लिख देता हूं, we know that what we know that epsilon equals to sigma by e। याद आ गया कहां से? सो अगर आपको पास ये पता है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एज साइड ऑफ द ईच क्यूब इज सेम, फिगर में आपको दिख रहा है साइड ऑफ ईच क्यूब इज सेम, सो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा सी के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा सी के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, अगर हम बात करनी है, एक तो ये क्वेश्चंस आ गए, दूसरा क्या लिख सकते हो आप कि कैन यू राइट इट एज कि डेल्टा ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए इंटू एल, उस तरह से डेल्टा बी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी इंटू एल, उस तरह से डेल्टा सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी इंटू एल। क्या हम लिख सकते हैं इसको, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि तीनों क्यूब का लेंथ जो हमने सेम ले लिया है, एल 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 लिया है, दिस इज द एल एल, थोड़ा ये बड़ा छोटा दिख गया है बट है एक ही है, ऊपर वाले फिगर पे देखिए ना तीनों बराबर है। सो क्योंकि क्यूब है तो साइज सबका सेम है, तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी, मतलब डेल्टा ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए इंटू एल, डेल्टा बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन, बाकी लोड देख लेंगे लोड क्या लग रहा है। सो फर्स्ट क्यूब के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी के फॉर्मेट में क्या हम लिख सकते हैं कि माइनस सिग्मा ए बाई ई ए, यस और नो। तो इस तरीके से इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस सिग्मा ई बाई ई है, फर्स्ट वन नेगेटिव है, प्लस उसके बाद माइनस सिग्मा ए बाई ई बी, सेकंड बी वाले क्यूब के लिए माइनस म्यू ऑफ बी इंटू सिग्मा जेड बाई ई बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड के लिए क्यूब नंबर 3 के लिए अगर लिखें तो माइनस ऑफ सिग्मा ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0। आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
कुछ नहीं लिखा है। पहला वाला टर्म क्या है, एप्सिलॉन ए है, ये वाला टर्म एप्सिलॉन ए है, दूसरा वाला एप्सिलॉन बी है और तीसरा वाला एप्सिलॉन सी है। दिस इज एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी लिख देता हूँ नीचे। एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन सी। ओके, तो एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू 0, तीनों का इक्वेशन हमने लिख लिया, क्यूब नंबर ए, क्यूब नंबर बी और क्यूब नंबर सी। ए के फॉर्मेट में क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से लेके चला है, तो लेफ्ट साइड पे जो पहला रिएक्शन सिग्मा ए डेवलप हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे डेवलप करेगा बी पे, तो दिस इज ऑल्सो सिग्मा है, सिग्मा है। जेड ऊपर से आ गया एक्स्ट्रा और यहाँ पे आपको सिग्मा है। तो इस तरीके से तीनों को हमने लिख लिया सिग्मा ए के फॉर्मेट में कि सिग्मा ए बाई ई ए प्लस माइनस सिग्मा ए बाई ई बी, कंप्रेसिव है, माइनस म्यू बी सिग्मा जेड बाई ई बी एंड प्लस माइनस ऑफ सिग्मा ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा समराइज कर देते हैं इसको। तो समराइज करने के लिए क्या करेंगे कि माइनस ऑफ सिग्मा ए बाई ई ए, सो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आपको सिग्मा ए बाई ई बी एंड माइनस ऑफ म्यू बी सेंटर वाले के लिए सिग्मा जेड बाई ई बी माइनस ऑफ सिग्मा ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू 0। एज यू नो वेरी वेल कि ई ए बराबर ई सी, ई ए बराबर ई सी। तो जब ई ए और ई सी बराबर है तो कैन वी राइट इट एज, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ए बाई ई ए माइनस ऑफ सिग्मा ओ ए बाई ई बी, ये भी माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा, एंड माइनस ऑफ म्यू बी। देखो एक भी माइनस प्लस अगर कहीं से भी गलती हो गया तो समझो कि पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा ए बाई ए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा ए बाई ई ए माइनस ऑफ सिग्मा ए बाई ई बी, अगेन माइनस ऑफ म्यू बी इंटू सिग्मा जेड बाई ई बी। म्यू सफिक्स बी है, यानी कि बी वाले सेंटर के लिए बी जो लिया है ना, सेंटर वाला जो क्यूब है बी है, इसलिए से म्यू सफिक्स बी लिखेंगे उसको। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि एक टर्म दो में कॉमन है, सिग्मा ए कॉमन है और ई बी ई और ई बी अलग अलग, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं कि सिग्मा ए को एक तरफ रख लेते हैं और सिग्मा जेड को एक तरफ रख लेते हैं। तो यू जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि सिग्मा ए इंटू 2 बाई ई ए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ 1 बाई ई बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू सफिक्स बी इंटू सिग्मा जेड बाई ई बी। एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम क्लैरिटी है एक एक चीज को। तो अगर आपको कहा जाए कि सिग्मा आएगा, क्योंकि ई ए का वैल्यू पता, ई बी का वैल्यू पता, सिग्मा जेड का वैल्यू पता, म्यू का वैल्यू पता, तो आप स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हो ना सिग्मा ए। Can you find out the stress of sigma? Because one unknown, one equation, one unknown, each and everything is known. EA पता, EB पता, mu B पता, sigma Z पता, तो you can just write it as with value, all the value are given in the question and you can find out the value of the sigma A. So आइए sigma A is equals to mu B का वैल्यू कितना देख लेते हैं एक बार। देखिए जो B वाले सेक्शंस की बात करते हैं, B वाले के केस में कितना 0.3 म्यू का, ओके। सिग्मा जेड का वैल्यू माइनस 0.5, ठीक है। ई ए का वैल्यू है 150, ई बी का वैल्यू है 200। बस इतना ही जानना है और कुछ तो जानना ही नहीं, आगे लिख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे म्यू बी बराबर क्या हो जाएगा 0.3, वो भी निगेटिव, ठीक है। सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0.5, ये भी निगेटिव। अब उसके बाद आ जाता है आपको ये पूरा टर्म्स। सो एक बार जस्ट अ मोमेंट, इसको वैल्यू डेटा नोट करने से पहले क्या करते हैं ना, इसको एक बार समराइज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में।
इसको लिखो म्यू बी इंटू सिग्मा जेड बाई ई बी। ओके, और ये आपको नीचे आ जाएगा 2 बाई ई ए माइनस 1 बाई ई बी, 2 बाई ई ए माइनस 1 बाई ई बी। तो अब इसका एक तरीके से आप निकाल सकते हो, जब इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके अगर आपको सॉल्व करना चाहोगे तो ई बी आपको नीचे आ जाएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो माइनस म्यू बी इंटू सिग्मा जेड बाई 2 टाइम्स ऑफ द ई बी बाई ई ए माइनस ई बी सी बी कैंसिल, तो माइनस माइनस 1, ये आपको टर्म्स आ जाएंगे। माइनस ऑफ म्यू बी इंटू सिग्मा जेड बाई 2 टाइम्स ऑफ द ई बी बाई ई ए, इधर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपका वैल्यू बच जाएगा, तो +1, क्योंकि ई बी को हमने उठा के नीचे ले आया। तो अब इस तरीके से क्या करेंगे हम, क्या करना होगा आपको, तो सिग्मा ए का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते, कुछ करना ही नहीं है, अब ज्यादा आसान हो गया। माइनस ऑफ म्यू बी का वैल्यू 0.3 0.3 इंटू 0.5, वो भी निगेटिव, यहाँ पे छोटू सा साइन लगाता हूँ माइनस का, ठीक है, बाई 2 टाइम्स ऑफ द ई बी 200 मेटल वाला, ई ए 150, साइड में ए और सी का 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर था आपका, ई का वैल्यू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ये वैल्यू आपके आ गया सिग्मा ए के फॉर्मेट में। जब सिग्मा ए आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है, साथ में सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट। 0.3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ रहा है 0.041 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। सॉल्व करके चेक कर लीजिए आप, सेम टू सेम वैल्यू आएगा। तो अब आपके पास एक अगर वैल्यू निकल जाता है किसी भी, अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो एज यू नो वेरी वेल कि ऊपर अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो क्या लग रहा था, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा लग रहा था, सिग्मा सिग्मा जेड लग रहा था, और सिग्मा लग रहा था। तो सिग्मा आपको कैलकुलेट करना, सिग्मा आपने कैलकुलेट कर जाता था 0.041, ठीक है, 0.041 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका आ गया। तो यहां से हमने 0.041 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख लें। So the direct stresses in x direction for cube B will be what? Direct stresses in x direction for cube B will be 0.041 kilonewton per mm square compressive। अब आपसे सवाल नेक्स्ट क्या पूछा है, देखिए आइए क्वेश्चन पे, कि इफ, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कि द सोज मेटल ए बी सी आपके सामने दिखा है, ए बी सी दिखा है, साइड आपका 100 mm है, in the direct contact resting on a rigid base and the confined x coordinate direction between the end plates. If the upper face of the cube B is subjected to a uniform compressive 0.5 kN per mm square, compute for the cube B for the following। B वाले के लिए हमें सॉल्व करना है, तो B वाले के लिए सिग्मा A का वैल्यू कितना आ गया, 0.041 किलो न्यूटन पर mm square, that is the compressive, because they are asking only and only in the x direction। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक्स वाई जेड को मर्ज करके लिखना है, सिर्फ कहा है कि पहला जो सवाल है एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, पहला तो आपने निकाल लिया, नीचे लिख लेते हैं एक लाइन कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन द एक्स डायरेक्शन फॉर द क्यूब बी इज 0.041 कॉम्प्रेसिव एंड, ठीक है। सेकेंड, द डायरेक्ट स्ट्रेन इन द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। ओके, एप्सिलॉन एक्स भी निकालना है, एप्सिलॉन वाई भी निकालना है, और एप्सिलॉन जेड भी निकालना है। चलिए देखते हैं, एप्सिलॉन एक्स वाई जेड भी निकालना है, तो एक छोटू सा लाइन लिख लेते हैं इसके लिए हम। डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन फॉर क्यूब बी इज इक्वल्स टू 0.041 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज द कॉम्प्रेसिव।
गॉट इट? सो अब कहा है कि क्यूब नंबर बी के लिए ही डायरेक्ट स्ट्रेन फाइंड आउट करो, डायरेक्ट स्ट्रेन फाइंड आउट करो एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट पे और जेड कोऑर्डिनेट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या कहला रहा है हमारा, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है कि डायरेक्ट स्ट्रेन इन 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट फॉर किसके लिए, क्यूब बी के लिए, फॉर क्यूब बी। तो जस्ट लिखेंगे हम कि एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्शंस में पता है आपको और जेड डायरेक्शंस में पता है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। एप्सिलॉन एक्स की बात करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे ही बताया था, और सबसे पहले ऊपर एक इक्वेशन बताए थे। ऊपर आ जाइए, देखिए यहाँ पे कहाँ गया आपका इक्वेशन, यहाँ कि सिग्मा ए बाई ई बी। तो सिग्मा ए का वैल्यू क्या होगा, 0.041 बाई ई बी प्लस, मतलब माइनस ऑफ द म्यू। तो सिग्मा म्यू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू बी आपका आ जाएगा 0.3 और सिग्मा जेड का वैल्यू 0.5, दैट इज द कॉम्प्रेसिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बाई ई बी। तो इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, ई बी का वैल्यू गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वाई की डायरेक्शन, ये तो एक्स डायरेक्शंस की बात किया था। वाई डायरेक्शंस में अगर हम बात करेंगे तो वाई डायरेक्शंस में आपके पास कोई स्ट्रेसेस का वैल्यू नहीं है, तो वी हैव जस्ट राइट इट एज कि आपके पास म्यू इनटू सिग्मा एक्स। चलिए लिख के दिखाते हैं आपको, ज्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा। तो सिग्मा एक्स बाई ई बी प्लस ऑफ म्यू, यानी कि माइनस ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ, एक सेकंड इसको इरेज ही कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस डायरेक्टली लिखने से बेटर है कि माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो ये दो टर्म्स हो गए। एक्स डायरेक्शन में, एक्स में आपको लग रहा है सिग्मा एक्स का वैल्यू जो आपका लग रहा है वो कितना, माइनस ऑफ 0.041 बाई ई बी, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 0.3 इंटू 0.5 निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ई बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ई बी का वैल्यू आपको पता है, शायद ये 200 था, ई बी का वैल्यू 200, एप्सिलॉन एक्स निकल गया। नाउ द एप्सिलॉन वाई। तो एप्सिलॉन वाई के केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई के केस में आपके पास सिग्मा वाई का वैल्यू नहीं है, आपके पास सिग्मा वाई बाई ई बी जो है वो क्या है, आपको 0 है, हमें नहीं पता है। लेकिन बाकी के टर्म्स तो पता है ना, कि माइनस तो आपको पता है, तो माइनस ऑफ सिग्मा एक्स इंटू म्यू सिग्मा एक्स, सॉरी म्यू सिग्मा एक्स बाई ई बी माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड बाई ई बी। तो म्यू सिग्मा एक्स के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दिस इज द प्लस, म्यू आपका 0.3, सिग्मा इक्वल्स टू 0.041 बाई ई बी, माइनस माइनस अगेन प्लस, म्यू 0.3 एंड दिस इज 0.5 बाई ई बी। आपका कितना है, ई बी लिखते हैं पहले, सबका तो ई बी बराबर ही है ना, इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब थर्ड वन क्या कहलाता है, एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन जेड के केस में क्या लिखोगे, सिग्मा जेड बाई ई बी माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई ई बी माइनस ऑफ म्यू सिग्मा वाई बाई ई बी। तो भाई आपको तो एक टर्म्स तो पता है ना कि सिग्मा वाई का वैल्यू तो आपको 0 है, तो ये तो हटा ही दो, आपको यहाँ पे बच गया क्या, सिग्मा जेड। तो सिग्मा जेड के टर्म्स में आप लिखोगे माइनस ऑफ 0.5 ऑलरेडी गिवन है बाई ई बी, ये आपको माइनस माइनस प्लस, ये बार बार क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ये आपका 0.3 इंटू 0.041 बाई ई बी, ओके। और ये तो जीरो, इसको रहने दीजिए आप। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, क्या क्या वैल्यू आते हैं एक बार कैलकुलेट करिए, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, सॉल्व करिए।
ईबी का वैल्यू आपको गिवन है 200, पीछे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ गया आपका, देखिए 200 यहाँ पे है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गॉट इट। सो जस्ट सॉल्व। सो द वैल्यू इज कमिंग, क्योंकि किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सो यू जस्ट राइट इट एज, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5.45 इंटू 10⁻⁴, 5.45 into 10⁻⁻⁴. This is the first one. This is the first one. Second one, epsilon y. सॉल्व करिए एप्सिलॉन y को, तो ठीक है, इट्स कमिंग 8.11, 700 सॉल्व करिए, 8.11 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, सॉल्व करिए। -0.5, माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस छोड़िएगा तो सारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, दिस इज द कमिंग द माइनस 2.44 इंटू 10⁻⁻3, तो 2.44 इंटू 10⁻⁻3, तो तीन अलग अलग आ गए, तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड minus 2.44 into 10⁻⁻, for the cube b only, 8.11 into 10⁻⁻4, and what are the value of first one? 5.45, 5.45 into 10⁻⁻4 for cube b, ठीक है ना। हम क्यूब ए और सी की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्यूब बी, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जो भी चीजें निकालनी है, वो क्यूब बी के लिए निकालेंगे, आप ए और सी की बात नहीं कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिए वेरी द क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कंप्यूट फॉर द क्यूब बी फॉर द फॉलोइंग, तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड की बारी है, द थर्ड इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन v इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, जो कि अभी आपने निकाला है, एप्सिलॉन x क्या कहला रहा है, एप्सिलॉन y क्या कहला रहा है, एप्सिलॉन z क्या कहला है, तीनों को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन v, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू द स्ट्रेस इन द z डायरेक्शन, दैट इज द 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि क्यूब नंबर बी पे क्या चेंजेज होंगे, क्यूब नंबर बी पे ड्यू टू द स्ट्रेस 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के कारण क्या चेंजेज होंगे। अभी आपको लास्ट में बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरीके के सवाल आ सकते हैं इससे ऑब्जेक्टिव में, सो भी मैं आपको बताता हूँ। तो थर्ड वन पार्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन v इक्वल्स टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। आपके सामने तीनों डेटा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तीनों डेटा लिखा हुआ है, तो फटाफट लिख दीजिए 5.45, एंड आई होप सो कि अब सब कुछ आपको याद आ गया होगा जो मैंने आपको थ्योरी वाले चैप्टर में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट, और आपको सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, एक एक चैप्टर अवेलेबल है, तो आपको वहां से जाकर देख सकते हो। कॉम्प्रहेंसिव है, -2.44 प्लस माइनस माइनस होता है, तो इतना तो आपको क्लियर है ना, इंटू 10⁻⁻3, तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, 5.45 प्लस 8.11 माइनस 2.45, दैट इज द 1.085, ठीक है, माइनस ऑफ 1.084 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या कहला रहा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि एप्सिलॉन v। सो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों पोर्शंस कैलकुलेट कर लिए
अच्छे तरीके से। गॉट इट? मतलब एक एक चीज क्लियर कर लिया, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं बचा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर लिया, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर लिया, सेक्शन बी के लिए। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस का वैल्यू दे दे, कि स्ट्रेन का वैल्यू दे दे कि एक्स वाई जेड में अगर स्ट्रेन का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहलाता है, तो तीनों का समेशन होगा, एक्स वाई जेड का समेशन आपका वॉल्यूम। इन केस ऑफ द किसी भी क्यूब के लिए कह ले, सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए कह ले, स्फेयर के लिए कह ले, कहीं पे भी हो सकता है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सारी चीजें, सो आप जाके प्लीज वहां से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये भी टर्म्स आते हैं कि एप्सिलॉन एक्स स्ट्रेन, फाइंड आउट द स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, फाइंड आउट द स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन एंड फाइंड आउट द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ सकता है, स्ट्रेसेस दे रखा होगा आपको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा होगा, तो स्ट्रेन फाइंड आउट करने होंगे। या फिर किसी एक्स डायरेक्शन की बात करेगा, सिग्मा की बात बता दे, सिग्मा का वैल्यू दे देगा एक्स डायरेक्शन में और स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का, ये भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के, जैसे कि सिग्मा हमने फाइंड आउट किया, तो एक ये भी एक तरीका फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो नाउ द लास्ट टर्म इज व्हाट, लास्ट टर्म में आपको एक आकर स्टेट ऑल द अजम्पशंस मेड। तो वी हल ऑलरेडी डिस्कस कि हमने जो अजम्पशंस हैं वो ऑलरेडी जो इस क्वेश्चंस के लिए जो अजम्पशंस लिए, क्या क्या अजम्पशंस लिया। तो एज पर द हुक्स लॉ कि मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक, दैट्स वैलिड द हुक्स लॉ, पहला चीज। The deformation are small such that the principle of superpositions can be applied। चलिए लिख देते हैं assumptions। जिन लोगों ने टेलीग्राम या फिर जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि अगर टेलीग्राम नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल नहीं पता, तो नंबर आप लोगों को पता है, नंबर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि फर्स्ट assumption इज व्हाट, कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड लीनियर इलास्टिक। मटेरियल इज होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, सारा मतलब समझा रखा कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, लीनियर इलास्टिक क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, यू कैन से हुक्स लॉ इज वैलिड। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, द डिफॉर्मेशन are small, the deformation are small such that small such that प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आपके दिमाग में अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में या फिर फोर्स मेथड में, देखेंगे मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में फोर्स मेथड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड। एंड थर्ड इज क्यूब फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ये तीन एजम्पशंस थे, आर फ्रिक्शनलेस। गॉट इट? तो ये तीन अलग अलग एजम्पशंस थे, तीनों के तीनों इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि क्या कहना रहा। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नंबर है 9810935295। इस टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर शशि कुमार 07 सर्च कर लेना, शशि कुमार 07। गॉट इट? शशि कुमार 07 सर्च कर लेंगे तो, और अगर किसी भी तरीके का आपका क्वेरी है तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो गेट हो, ईएससी हो, बीपीएससी, जेपीएससी, इवन एसएससी जे, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जस्ट राइट इट द मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा सारे के सारे। या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम, सर्च ऑन द टेलीग्राम, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और टेलीग्राम भी कर, दोनों ऑप्शन है आपके पास।
अगर आपको कभी कभी टेलीग्राम पे नहीं मिलता तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 9810935295। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, पार्ट थर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। सो इफ यू हैव एनी सजेशंस तो मस्ट राइट द सजेशंस ऑल्सो।